हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यज्ञदेव एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 9 पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट सेकंड में पढ़ा था कि कैसे वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर स्ट्रगलिंग टू ब्रिंग डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री एंड फॉर विच दे हैव स्ट्रगल विद देयर गवर्नमेंट, देयर डोमिनेंट लीडर्स, देन एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वेयर देयर। इस तरह करके बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे थे। नाउ अब क्या होता है कि ऐसे ही स्ट्रगल बढ़ते जाती है। और अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही एंशियंट नेशन की जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, जो कि ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे। एंड दिस इज अफ्रीकन कंटिनेंट। और ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एक्चुअली, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि साउथ अफ्रीका से होके पास कर रही है। अब और क्या क्या हो रहा है साउथ अफ्रीका में? देयर इज टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंटिनेंट। एक अगुलाज करंट यहाँ से जाती है और एक बेंगुएला करंट यहाँ से। अगुलाज करंट इज वार्म करंट सिंस इट इज कमिंग थ्रू इक्वेटर, so it is warm in nature and it is cold in nature. Now story क्या है friends? In 14th century there was a renaissance, there was enlightenment, and there were various changes in the Europe. So there was a pope whose order papal bull in 1410, जो कि यूरोप के एक पोप रहते हैं। And actually during that phase in 14th century, the head of the European world was Pope. So he was guiding the entire European nations in terms of taxes, in terms of laws, regulations, जिसे हमने देखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे इलाइटनमेंट थिंकर्स उसका अपोज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 1410 में पोप ने एक ऑर्डर पास करा विच गारंटीज टू कंट्रीज, स्पेन एंड पोर्टुगल, टू डिस्कवर न्यू लैंड सिल्क रूट टू ट्रेड विथ इंडिया। इंडिया यहाँ थी, इंडिया से ट्रेड रूट करने के लिए सिल्क रूट होता था एक्चुअली। और यूरोप से यूरोपियन ट्रैवलर्स कॉन्स्टेंटिनोपल होके जाते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज अ प्लेस इन टर्की एंड विच वॉज डिस्प्यूटेड बाई वेरियस ट्रेडर्स ऑफ दैट टाइम। सो कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर जाते थे ये ट्रेड रूट, जिसपे कि टर्की और खलीफा का राज होता था। अब क्यों कहा न्यू ट्रेड रूट खोजने के लिए? बिकॉज उस ट्रेड रूट पे जाने के लिए बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे ड्यूटीज़ और बहुत सारे लुटेरे भी होते थे, उनको भी देखना होता था। तो इसलिए कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर जाने से बचने के लिए पोप ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें कि स्पेन और पोर्टुगल के नेविगेटर्स ट्रैवल करना शुरू किए टू सर्च फॉर न्यू रूट फॉर टू इंडिया इन ऑर्डर टू अचीव मोर वेल्थ। ठीक है, ज़्यादा वेल्थ पाने के लिए न्यू रूट खोजने के लिए ये लोग चल पड़े। तो क्या हुआ? पोर्टुगीज नेविगेटर, देयर वाज अ फर्स्ट पर्सन हु कम टू अफ्रीका। यहाँ से चलते गया। देन ही थॉट ओके, यहाँ पे तो एक जगह पे आ गए, इसका नाम था केप ऑफ गुड होप।
जिसे अभी हम केप टाउन भी कहते हैं, आशा का द्वीप। अब यहाँ पहुँच के इसने सोचा कि ओ पीपल आर ब्लैक इन कलर, पीपल आर हैविंग फार्मर, पीपल आर हैविंग मोनार्की, पीपल आर हैविंग ट्राइबल रेसेस, तो ये लोग क्या हैं, इंडियंस हैं, ओ मैं भारत आ गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, बट सून ही रियलाइज कि नहीं, दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ सम डिफरेंट कंट्री। तो वो उदास हो गया। देन सेकंड नेविगेटर, ये कब आया था, 1488 में, नेम वाज बार्थोलोमियो डियाज। देन इन 1497 देयर वाज सेकंड नेविगेटर, उसका नाम था वास्को डा गामा। देन ही सेल्ड अगेन फ्रॉम पोर्टुगल। पोर्टुगल से अगेन चलने के बाद वो फिर धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचा। उसने देखा कि नो, दिस इज़ अगेन नॉट इंडिया, दिस वॉज समथिंग डिफरेंट कंट्री। सो ही सून रियलाइज दैट कि ये कंट्री इंडिया नहीं है, बट इट सीम्स लिटिल सिमिलर टू इंडिया, बिकॉज यहाँ पे शुगर केन है, सिल्क है, कोल है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसी से काम चलाया जाए अपने कंट्री के लिए। Then then he again fled to more journey and he reached India. तो ये इंडिया पहुंच गया। बट उसके बाद क्या हुआ, 1600 में and reached कालीकट इन इंडिया। बट क्या हुआ था, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, जो कि ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ललायत थी, इच्छुक थी, बिकॉज इट न्यू दैट यूरोप वाज पासिंग थ्रू फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो इफ़ देयर वर मोर मिनरल्स, मोर ट्रेडिंग राइट्स, मोर प्रॉपर्टीज, मोर वेल्थ इन द हैंड ऑफ द कंपनी, दे विल बिकम रिचेस्ट पर्सन ऑफ द यूरोप। सो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे 1600 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं और दस्तक उन्हें मिलता है। देन इन 1602 डच ईस्टर्न कंपनी वाज फॉर्म्ड। डच ईस्टर्न कंपनी बनती है 1602 में, जो कि हॉलैंड के लोग थे। ऑल्दो दे वर नॉट ऑथराइज्ड बाय द पोप्स ऑर्डर, बट हॉलैंड के लोग, जो डच लोग थे, वो लोग भी वहाँ से चलते हैं। और फिर आके यहाँ पे क्या होता है, वॉर शुरू हो जाता है। देयर वॉज क्लैशेस स्टार्टेड बिटवीन डच एंड ब्रिटिश, बट द डोमिनेंस वाज ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज वो पहले से अपनी कंपनी बना चुके थे। दे वेयर होल्ड ह्यूज नेवल माइट अक्रॉस द सीज, तो वो पहले से अपना राज चला रहे होते हैं, वो जीत जाते हैं। देन कंटिन्यू देयर रूलिंग। देन इन 1664 there was French East India Company. अब फ्रेंच लोगों को भी होता है कि हम भी क्यों ना प्रॉफिट एक्सप्लॉइट करें इस रेस से। देन दे फॉर्म देयर कंपनी एंड स्टार्ट सेलिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। चलते चलते वो लोग भी यहाँ पे पहुँचते हैं। देन देयर वाज अ वॉर इन 1795, जिसे हम कहते हैं नेपोलियनिक फ्रांस। एंड नेपोलियनिक वॉर होता है यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। इट वॉज कॉल्ड एज 100 Years War because it continues in that zone of Africa, then in South America, then in North America, then extended in India also. So this war continues and it lays to critical aspect of British and French rivalry, जो कि हम आगे देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में। Now in 1803 British and French again fought and British came to be dominant in this area of South Africa. अब दोस्तों आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी तो है नहीं, डिक्टेटरशिप है नहीं। देन द कंपनीज, नॉट इवन द मोनार्की, द कंपनीज, द ऑर्गेनाइजेशंस, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं और वो वहाँ पे अपने रूल्स को चला रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम।
Now in 1806, Britain again occupied the territory of Africa, and then in 1814 Anglo-Dutch treaty was signed in order to rule the country. Anglo-Dutch treaty साइन होती है और ये लोग पीसफुली रहने लगते हैं, रूल करने लगते हैं। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में भी आती है। देन इन 1909 साउथ अफ्रीका एक्ट वाज पास्ड, और उससे साउथ अफ्रीका को 1910 में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर्म होता है और साउथ अफ्रीका को एज अ डेमोक्रेटिक नेशन बनने की पहली सीढ़ी चढ़ ली जाती है। फिर सेकेंड स्टेप इन 1948 साउथ अफ्रीका रिपब्लिक बनता है। देन 1994 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन साउथ अफ्रीका एंड द केप टाउन वाज कॉल्ड एज द लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। केप टाउन कहाँ है? वहीं जहाँ पे वास्को ड गामा और बार्थोलोम्यू डियाज आए थे, केप ऑफ गुड होप, उसी का नाम पड़ता है केप टाउन, जो कि लेजिस्लेचर बनता है, लेजिस्लेटिव टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका। देन अब इससे पहले भी कुछ बड़ी घटनाएं हुई रहती हैं फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि टर्म आता है एक ऐसे इंसान का जो कि स्ट्रगल करने के लिए इंग्लैंड से अफ्रीका आते हैं। उन्हें हम प्यार से बोलते हैं महात्मा गांधी, या बापू के नाम से हम जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो साउथ अफ्रीका में 1898 में आते हैं गांधी जी। देन इन 1898 गांधी जी अफ्रीका पहुंचते हैं एंड ही वाज इन बिड फॉर फाइटिंग केस अगेंस्ट सम प्राइवेट पर्सन। तो जैसे ही गांधी जी अफ्रीका आते हैं वो क्या देखते हैं? देयर वाज ह्यूज चैलेंजेस, सो मच प्रॉब्लम इनसाइड द कंट्री ऑफ गांधी जी। सो अफ्रीका वाज इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जैसे कि एपार्थेड, जिसे हम रंग भेद के नाम से भी जानते हैं, एपार्थेड। और क्या था? रेशियल सेग्रीगेशन। एक्चुअली देयर वर 3 different races existing in South Africa. First were black people, जो कि निग्रो कहे जाते थे। सेकंड कलर्ड, और थर्ड होते थे ब्लैक निग्रोज, कलर्ड एंड द इंडियंस और रेड इंडियंस। और उसके बाद आते थे वाइट पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज सच एज पोर्टुगल, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, एंड सच पीपल आर कॉल्ड एज वाइट पीपल। सो गांधी जी जैसे ही अफ्रीका में आते हैं वो देखते हैं सारी एट्रोसिटीज, ऑल द चैलेंजेस दे वेर फॉर दीज पीपल ऑफ दैट ब्लैक रेस, ब्लैक, कलर्ड एंड रेड इंडियंस। ये सारी प्रॉब्लम इन तीन लोगों के लिए होती है। ओके अब गांधी जी सोचते हैं कि मुझे तो कुछ करना होगा। देन ही फॉर्म अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस बना के ये स्ट्रगल करने लगते हैं। देन फिर क्या करते हैं, ये टॉलस्टॉय फॉर्म खोलते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, ये स्ट्रगल करते हैं ट्रांसवाल पीपल के लिए। गांधी जी को लगता है कि अगर हम स्ट्रगल करते हैं, गांधी जी के पास भी 2 ऑप्शंस थे, इधर ही शुड फाइट फॉर हिज केस एंड रिटर्न बैक टू हिज ओन कंट्री और इंग्लैंड, जहाँ पे जाके वे लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे,
और ही हैज़ टू स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस जहाँ पे और लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। सो गांधी जी स्ट्रगल करते हैं विथ हिज टूल ऑफ सत्याग्रह। अहिंसा। एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। by breaking the laws। अब गांधी जी को क्या लगता है कि यहाँ से तो हमें आज़ादी मिल जाएगी और जो ये नीतियाँ हैं इनकी वो हम धीरे धीरे करके चेंज करा लेंगे। बट अगेन द सिचुएशन बिकम मोर ग्रेव। जो अंग्रेज रहते हैं वो और ही कानून को टाइट कर देते हैं। द पॉलिसीज बिकम मोर स्ट्रिंजेंट एंड द पीपल वेयर बाउंड टू साइन वेरियस लॉज जो कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी रहते हैं। उनको साइन करने के लिए उन्हें कहा जाता है। देन गांधी जी स्टार्टेड स्ट्रगलिंग विद दिस पीपल। गांधी जी क्या करते हैं, जन आंदोलन छेड़ देते हैं। अब गांधी जी के पास क्या था, एक टूल आ गया डेमोक्रेसी का कि हम अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को हमारी बात माननी पड़ेगी। इधर गवर्नमेंट शुड कीप अस इन द प्रिजन्स और गवर्नमेंट शुड फोर्स टू अबाइड आवर डिमांड्स। तो ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट हमारी मांग मान जाएगी। और थर्ड पार्ट में यही होता है कि गवर्नमेंट, सो गांधी जी का एक बहुत अच्छा स्लोगन भी है कि फर्स्ट पीपल विल इग्नोर यू, then they will fight against you and then you will win। और गांधी जी का क्या स्लोगन है, there is enough for the needs of the people but not for the greed of the man। लोगों की ज़रूरतों के लिए काफ़ी संसाधन भगवान ने दे रखा है बट उनकी लालच के लिए नहीं। ठीक है दोस्तों, बापू की बहुत सारी अच्छी बातें हमें ध्यान में रखनी है। फिर गांधी जी के पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फॉर इंडिविजुअलिज्म, जिसमें कि व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें कि मैन शुड डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू फुल ऑफ हिज पोटेंशियल, टू फुल ऑफ हिज कैरेक्टर, टू फुल ऑफ हिज वर्च्यूज, वैल्यूज एंड all the good qualities to be inculcated as a good human being। सो ये गांधी जी की डेमोक्रेसी रहती है। फिर गांधी जी की सोशल पॉलिसी क्या रहती है, सोशल पॉलिसी गांधी जी की ये रहती है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कहीं भी, किसी भी जगह पे, किसी भी विचारधारा के विरुद्ध। और कोई भी हिंसात्मक कदम नहीं उठाना है किसी को भी, चाहे वो वैचारिक हो, कार्मिक हो या सैद्धांतिक हो। ये गांधी जी के सोशल विचार थे। और गांधी जी क्या विचार थे, दैट देयर शुड बी इक्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जीवन के विभिन्न पहलुओं में लोगों के बीच समानताओं का भाव होना चाहिए, सरकार के द्वारा, लोगों के आपसी बीच के द्वारा और संस्थाओं के द्वारा। That is the virtue of equality between the people। Then और गांधी जी के जस्टिस के लिए क्या विचार थे। गांधी जी कहते हैं कि न्याय सबके लिए है एंड कावर्ड पीपल कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। कायर व्यक्ति अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकता। It is a brave man who fight against injustice at every aspect of his life and he deserved to be a champion throughout his life। So गांधी जी ये कहते हैं। और बापू के क्या विचार हैं, इकोनॉमिक थिंकिंग क्या कहती है कि मैन शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, मैन शुड वर्क फॉर हिज लिविंग, फॉर हिज कैरियर, फॉर हिज सेल्फ डेवलपमेंट, फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ हिज कंट्री
and keep his family under his arms by developing his economic activity by himself. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में गांधी जी ने क्या करा, चरखे का खोज किया उन्होंने, और चरखा वॉज अ व्हील हैविंग कॉटन थ्रेड इनसाइड एंड वेविंग अराउंड इट. सो उन्होंने चरखा चलाना सीखा और लोगों को भी चलाना सिखाया. तो गांधी जी की बहुत सारी बातें अभी हम इंडिया में देखेंगे. और अफ्रीका की बात करते हैं. अब अफ्रीका में डेमोक्रेसी कैसे बढ़ रही है. तो अफ्रीका में क्या हो रहा था, रूल ऑफ लॉ बनने शुरू हो रहे थे, लोग जागरूक हो गए थे. उस बीच एक और लीडर आते हैं जिनका नाम था नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और इसे हम देखते हैं, जो कि अभी 18 जुलाई को हमने नेल्सन मंडेला डे भी सेलिब्रेट किया इंटरनेशनली, बिकॉज नेल्सन मंडेला वाज अ रिवोल्यूशनरी लीडर of South Africa, who not only derived independence but also fought against injustice. So नेल्सन मंडेला जब बड़े हो रहे थे तो he joined कम्युनिस्ट पार्टी. Soon he realized कि रेडिकल होने से, कम्युनिज्म में एक्सट्रीम में जाने से हमें तो आज़ादी मिलेगी नहीं, बट इफ़ यू फॉलो वायलेंट मीन्स, हो सकता है हम रोक भी दिए जाएं, मार भी दिए जाएं और हमें आज़ादी भी नहीं मिले. देन ही स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट सेग्रीगेशन बाय मीन्स ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल. गांधी जी के विचारों के अनुसार वे अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट करते हैं वहाँ से. और उसमें क्या होता है, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं. ही हेल्ड स्ट्राइक, ही हेल्ड प्रोटेस्ट. देन उनके ऊपर ट्रेजन एक्ट लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेडिशन, जो कि आपने बहुत सारे केसों में सुना होगा. JNU केसों में कन्हैया कुमार जी के ऊपर लगा हुआ था. नाउ व्हाट इज सेडिशन? Sedition or treason is an act of violating laws against the rule of the country or going against the government of the country, जिसे हम देशद्रोह या गद्दारी कहते हैं. ठीक है दोस्तों, तो देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया मंडेला जी के ऊपर, एंड ही वॉज पुट बिहाइंड बार्स फॉर 28 ईयर्स. 28 सालों के लिए मंडेला जी जेल चले गए और उन्हें अफ्रीका की सबसे हार्डकोर जेल में रखा गया, जो कि आपकी NCERT में दिया हुआ है. दैट वाज रॉबर्न आइलैंड. रॉबर्न आइलैंड में मंडेला जी को रखा जाता है. देन आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ प्रिजन मंडेला केम बैक, और ये उनकी स्पीच है जो कि यहाँ पे दी हुई है, आप देख रहे हैं. आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, and I have cherished the idea of democratic free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. ठीक है, समान संभावनाओं के साथ, सहिष्णु स्वभाव के साथ लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, ये मेरी आशा है. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. ये मैं आइडियल रखता हूँ जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ और मैं अचीव करना चाहता हूँ. बट ईफ नीड्स इट एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई. अगर ज़रूरत पड़ी तो इस विचारों के लिए मैं मरना भी चाहूँगा. तो ऐसे विचार हैं मंडेला जी के. फिर NCERT एक कार्टून दिखा रही है, डेंजर. अब ये सेग्रीगेशन पॉलिसी को शो कर रहा है कि ब्रिटिश कैसे भेदभाव करते थे. It is written that natives, Indians and colored, if you enter these premises at night, you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight. Savage dogs devour the corpse. You have been warned. मतलब कि अगर आप रात्रि के काल में इस बीच पे जाते हैं, इन जगहों पे जाते हैं, तो आपको शूट एट साइड कर दिया जाएगा. आर्म्ड गार्ड्स आपको मार डालेंगे और कुत्ते आपकी लाश को खा डालेंगे. ठीक है. इट वॉज ड्यू टू सेक्शन 37, आर्टिकल 37 ऑफ बीच लॉ ऑफ डरबन, जो कि सेकंड कार्टून में आपको शो किया गया है. ओके फ्रेंड्स,
It was banned for Africans, Zulu and other people. ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्पीच ऑफ मंडेला. Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human being is the cornerstone of our democracy. लोकतंत्र का ये कॉर्नर स्टोन रहेगा कि लोग न्यायपालिका को, कार्यपालिका को और अपने अंदर के वर्च्यूज़ को कैसे आगे लाते हैं. देन एज नेल्सन मंडेला बिकम प्रेसिडेंट, देयर इज़ अनदर स्पीच दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स फॉर बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. ऑन द वन हैंड, मतलब कि अफ्रीका का संविधान भूतकाल और भविष्य दोनों की बातें कर रहा है. On the one hand, it is a solemn pact in which we, as South Africans, declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. कि as a South African person हम racist, brutal और repressive past को कभी नहीं दोहराएंगे. और but it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which is fullest sense belong to all of us, black and white, women and men. अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और क्या कहता है. देन देयर इज सम फैक्ट्स which we must know, that why constitution is needed. संविधान की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों? वेदर इट इज़ अ मैटर ऑफ साउथ अफ्रीका और इज़ अ मैटर ऑफ इंडिया और मैटर ऑफ एनी कंट्री, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो संविधान की आवश्यकता होती है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए. ताकि लोग आपस में मिलजुल के रह सकें. फिर क्यों आवश्यकता होती है? ट्रस्ट जनरेट हो, लोगों के बीच में सत्य की भावना हो, फेथ हो एक दूसरे पे कि हाँ अनदर कम्युनिटी विल नॉट हार्म अस और द नेक्स्ट कास्ट लिविंग आउटसाइड द डोर विल नॉट कमिट वायलेंस अगेंस्ट अस, और द गवर्नमेंट विल नॉट चेरिश एनी काइंड ऑफ डिसहार्मनी अगेंस्ट अस, जो कि हम न्यूज़ में भी काफ़ी सुनते रहते हैं, इंटॉलरेंस, डिसहार्मनी. देन थर्ड, देयर शुड बी प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर्स रहे, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जनता चुनती है डेमोक्रेसी में. तो उनके पास प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर हो, मतलब क्लियरली डिफाइंड लेजिस्लेचर्स एंड देयर पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू द कंट्री एंड लॉ ऑफ द लैंड. सेकेंडली, क्लियरली डिफाइंड एग्जीक्यूटिव, देन क्लियरली डिफाइंड जुडिकेचर. तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों के पावर बटे रहें और तीनों में सामंजस्य भी रहे. देन फोर्थ इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. जो उस कंट्री के नागरिक रहेंगे उनके नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वो भी निर्धारित हो. ठीक है, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशंस की. एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग वुमेन, डिसेबल्ड, लोअर कास्ट एंड लोअर क्लास पीपल, जो कि बी आर अम्बेडकर बात करते हैं इंडिया के कंस्ट्रक्ट में, जब हम आगे बात करेंगे. और क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? देयर इज वन पर्सन वन वोट, वन वोट. देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रहे. और क्या होना चाहिए? सोवरेंटी
ऑफ टेरिटरी डिफाइंड रहे। उस देश की स्वयं प्रभुता उस देश के संविधान के द्वारा निर्धारित रहे कि वो किस किस क्षेत्रों में कानून बना सकता है, कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकता है, कौन से लॉज फॉलो कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स ओन पीपल ऑफ द कंट्री और अदर थिंग्स। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एग्री करता है। नाउ अब हम देखते हैं कि मंडेला जब जेल से वापस आ गए 1990 में, रिलीज्ड आउट ऑफ जेल इन 1990, 28 years of imprisonment, 1990 came out of jail, प्रेसिडेंट 1991 में प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट करते हैं 1994, and Nelson Mandela became one of the famous leader of the world following the principle of Gandhism and Gandhiwad. Okay friends, so we see how African constitution was formed by the help of various struggles like Mandela, Gandhiji and various other leaders. Then it was called as a rainbow nation. So आपके NCERT में 3.2 में दिया गया रेनबो नेशन। सो फ्रेंड्स, वाई अफ्रीका इज कॉल्ड एज अ रेनबो नेशन, ये सोचने की बात है। अफ्रीका वॉज हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ वेरियस थिंग्स, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, diversity of races, diversity of religion, diversity of caste, creeds, sex and ethnicity, and they all agreed to live under one platform, under one constitution, under one flag, following one principle of constitution of साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सो इट रीड्स एज, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिसेस ऑफ आवर पास्ट। हम अफ्रीका के नागरिक भूतकाल की अन्याय को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड ऑनर दोज who suffered from injustice and freedom in our land, and respect those who have worked to build and develop our country। और उनको recognize करते हैं जिन्होंने हमारे कंट्री को बिल्ड करने में और स्टैंड करने में हेल्प किया, यानी कि गांधी जी। and believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity। We therefore through our freely elected representatives adopt the constitution, the supreme law of the republic, so as to heal the divisions of the past। जो भूतकाल की गलतियां हैं, डिविजन्स हैं, रंग भेद की नीति, अपार्थाइड, सेग्रीगेशन जिन लोगों ने की है उनको हम माफ़ करते हुए, healing the divisions of the past and establish the society based on democratic values and social justice and fundamental human rights। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है इनको हम इनकलकेट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है उनको हम फॉलो करते हैं, इन जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। देन lay the foundation for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by law। सारे नागरिक जो हैं एक ही कानून से बचे रहें, and that the improve the quality of life of the people and all the citizens, and build a united and democratic South Africa able to take the rightful decision in benefit of the people, and sovereign state in the family of the nations। जो कि देशों की फैमिली में एक सोवरेन नेशन है। मे गॉड प्रोटेक्ट आवर पीपल, भगवान हमारे लोगों की रक्षा करें। एंड दिस इज़ द preamble of Constitution of South Africa। Why NCERT has given this? Think people। और उसके ऊपर क्या दिया हुआ है? The preamble of United States of America। We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice। हम न्याय को establish करते हैं। Ensure domestic
ट्रैंक्विलिटी, घरेलू सहिष्णुता को हम इग्नोर करते हैं। प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस, कॉमन डिफेंस के लिए हम बातें करते हैं। प्रमोट द जनरल वेलफेयर एंड सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी टू आवर सेल्फ एंड प्रॉस्पेरिटी टू ऑर्डेन एंड इस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम देख रहे हैं कि ऐसे करके इन वैल्यूज़ को इन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड किया। नाउ वी कम टू मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात हो रही है और हम देखते हैं इंडिया में क्या क्या रहता है, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड वेरियस डायमेंशन इन फॉर्मिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इवोल्यूशन की। 1774 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया जिससे कि एक लॉ बेस्ड गवर्नेंस की बात हुई। एंड फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा एस्टैब्लिश्ड। ठीक है दोस्तों, पहले ही लॉ बेस्ड जो कि वेस्टर्न प्रिंसिपल पे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे पहली लॉ फॉर्मुलेशन हुई 1774 में। देन 1784 was divided as board of control एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में इनका डिवीज़न हो गया कि इनके फंक्शन स्पेसिफिक रहेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, कंपनी के मैटर्स को कंट्रोल करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विल सीक ओवर लॉ एंड लीगल मैटर्स को देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देन फिर हम क्या देखते हैं, 1833 में चार्टर एक्ट आता है जिससे कि मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी छीन ली जाती है। दैट वाज अगेन रिफॉर्मेशन। देन 1857 में रिवोल्ट होता है, हमारे क्रांतिकारी जो राजवाड़े होते हैं, आर्मीज होते हैं, दे म्यूटनीड एंड देयर वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो कानून आता है 1858 में, लॉ आता है, दैट वाज कॉल्ड एज क्वींस प्रोक्लामेशन। Then in 1861 there was another law came. It was also the reformation in existing law. Then there was 1909 Act, इसको कहते हैं मोरलेमेंटो रिफॉर्म, जो कि स्टेट करता है कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, एंड इट मेड द गवर्नर ऑफ इंडिया एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन 1919 एक्ट आता है जिसे बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि अगेन डिवाइडेड स्टेट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एंड द लेजिस्लेचर वाज अ बाइकैमरल वन, बाइकैमरल legislation, that was a bicameral legislation। ठीक है, जो कि दो भागों में बटा हुआ था, that was फेडरल काइंड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो ये 1919 में होता है। फिर हम देखते हैं साइमन कमीशन इंडिया आती है। देयर वाज साइमन कमीशन which was arguing about Dominion Republic। इसके विरोध में many revolutionary groups were formed called as हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी ग्रुप by चंद्रशेखर आज़ाद एंड भगत सिंह। ये भी डेमोक्रेसी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे।
as they were guided by values of French Revolution and Russian Revolution. तो इनके अपने एक्सपेक्टेशंस रहते हैं. Then there came 1932 Communal Award, where separate communal representation for the oppressed classes such as SC, ST, OBC, Sikhs, Anglo-Indians, French, Dutches and all the minority communities were given. Then 1935 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, which provided for various rights and regulations for the government of India in that matter so that it can be taken in a longer version, because बहुत सारे countries independent हो चुके थे. England was on the verge of World War II, Second World War शुरू होने जा रहा था. Then England was needing the support of Indian Army, which was vast and mighty one. तो इन्होंने क्या लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसमें कि दे प्रपोज्ड इंडिपेंडेंट फेडरल जुडिशरी, इसमें कि हाई कोर्ट्स बने. फिर क्या लाया इन्होंने, ब्रिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स. देन इन्होंने क्या लाया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. अब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई एंड प्रिंसली स्टेट्स भी अपने डिसीजन ले सकते थे. देन दे ब्रॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया. करेंसी वाज लीगलाइज्ड इन दैट पीरियड. और क्या लाया इन्होंने, इन्होंने लाया सीट्स फॉर वेरियस classes. Okay friends, so this was 1935 reform. उसके बाद हम देखेंगे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या होता है. नाउ केम 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. अब ये क्या करता है, दिस एक्ट गिव सोवरेंटी टू इंडिया. अब देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या नेसेसिटी थी, सोवरेंटी ऑफ लॉ हो, 1 person 1 vote हो, मेजॉरिटी रूल हो, एंड देयर शुड बी वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी. सो अब यहाँ पे ये आपको मिलने जा रहे हैं. सोवरेंटी मिल गई, अलाउ फॉर रूल ऑफ लॉ बाय एंडिंग मोनार्की ऑफ ब्रिटिश क्राउन. मोनार्की इंड हो गई. और क्या हो गया, ऑल द ब्रिटिश ऑर्डर्स वेयर कैंसल्ड. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मिल गया, यहाँ पे मिलिट्री पावर्स मिल गई. तो इस तरह करके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया और इंडिया आज़ाद हो गया. अब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है. नाउ 1934 there was a person called as M.N. Roy who gave the theory of constituent assembly. उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए. दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज दैट बॉडी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स दैट डिसाइड द लॉ ऑफ लैंड ऑफ सर्टेन एरिया. जैसे कि कोई भी देश है, अगर उसका लॉ बनाना है तो वहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधियों की एक गुट होती है जो कि डिसाइड करती है कि दिस लॉ विल बी वैलिडेटिंग फॉर दिस कंट्रीज रूल फॉर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर गवर्नमेंट. तो इन्होंने कंसेप्ट दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. इससे पहले ऑल्दो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में 14 पॉइंट्स दिए थे, वो 14 पॉइंट्स भी हेल्प कर रहे थे लोगों को. बट this was a blasting idea which led to formation of Constituent Assembly in 1946. Constituent Assembly बनती है, इसके प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ऑल्दो सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं, बट उनको हटा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है.
जो कि बाद में चल के इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, और क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ BN राव रहते हैं। देन डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज देयर, जो कि बहुत ही महान फिलोसफर, थिंकर और पॉलिटिकल डिसीजर कहे जाते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये इंश्योर करते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क से सभी को इक्वालिटी मिले, जस्टिस मिले, दैट इज़ वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution ensured by Dr. Ambedkar and Dr. Rajendra Prasad। और इसमें क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी भी इंक्लूड किए जाएं। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन के भी प्रिंसिपल्स इंक्लूड किए जाएं। ये बातें होती हैं। देन देयर कम द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to ensure all the people justice, that is social, economic and political। यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया शुड बी ए सोवरेन नेशन, that it should make its decision by itself, whether it is citizenship, whether it is any state, whether it is international laws, every decision should be taken by the government of India without any external or internal biasness, interference or any disturbances, that is guaranteed to Article 368 of our Constitution। अभी आपने रिसेंटली देखा है कैसे आर्टिकल 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में कर दिया गया। दैट डिजर्व्स अंडर द सोवरेन पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट डेमोन्स्ट्रेट द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। सेकेंड प्रिंसिपल क्या था, सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट दैट फॉलोज वैल्यूज ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, दैट इज इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म करे, भेदभाव नहीं हो, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार नहीं हो, देयर शुड बी राइट्स फॉर द पुअर एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, कास्ट बेस्ड पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जो लोग डिसेबल्ड हों एट्रॉसिटीज़ नहीं हो उनके ऊपर, जो लोग ओल्ड एज हों उनके लिए कोई चैलेंजेस नहीं हो। इसलिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल लाए गए। दैट केम थ्रू रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। Then it should be a secular nation। सेकुलर नेशन मतलब देयर शुड बी नो प्रेफरेंस फॉर एनी पार्टिकुलर रिलीजन, किसी भी एक धर्म के लिए प्रेफरेंस नहीं दिया जाए, इसे कहते हैं सेकुलरिज्म। एंड इट शुड बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक तो आप जानते ही हो, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एंड इट शुड बी a republic, that the head should be democratic elected person। दैट इज़ इंडिया में हर 5 साल में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं। एंड इट शुड बी फॉलोड इन द स्टेट्स ऑल्सो, दैट इज़ स्टेट्स में भी हर 5 सालों में इलेक्शन होते हैं। एंड सिमिलरली इन यूनियन टेरिटरीज, दैट इज़ हेड इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि गवर्नर रहते हैं। देन इट शुड बी जस्टिस, वहाँ पे क्या होना चाहिए, न्याय। और न्याय कैसा हो, जो कि सोशल हो, इकोनॉमिक हो और पॉलिटिकल हो। सोशल जस्टिस हमें कैसे मिलता है, आर्टिकल 39A से। और किससे मिलता है,
124 से, जो कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करता है, और आर्टिकल 32 जिसमें हमें रिट्स मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हैं। देन इट शुड बी इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस किसे बोलते हैं? देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न द रिसोर्सेज, इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमें मिलता है वेरियस DPSP से, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। देन देयर शुड बी पॉलिटिकल जस्टिस, दैट इज़ पंचायती राज सिस्टम, then elected representative, electoral system and parliamentary system. So political justice मिलती है. Then it ensure liberty of people. Liberty मतलब स्वाधीनता, स्वतंत्रता। लिबर्टी हमें कैसे मिलेगी दोस्तों? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जो कि विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक्सप्रेशंस की आज़ादी, जो कि 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस आर्टिकल 19 से मिलते हैं। फिर बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप फ्रॉम 25 to 28, जो कि किसी भी धर्म को, किसी भी सेक्ट को, किसी भी सेक्टेरियंस को आज़ादी देते हैं अपने धर्म को फॉलो करने का, अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अपने इंस्टीट्यूशंस में देने का, वेदर दे आर क्रिश्चियंस, जैन्स, बौद्ध, मुस्लिम्स और सिख्स। देन देयर शुड बी इक्वालिटी। तो यहाँ पे होना चाहिए जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी इज़ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। भारत का संविधान ये कहता है कि कहीं भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई राष्ट्रपति है और देयर इज़ अ कॉमन सिटीजन ऑफ द इंडिया, देन देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू पीपल, दैट इज़ गारंटीड अंडर प्रिंसिपल ऑफ equality under article 14 to 18, and it also discriminate untouchability, छुआछूत को हटाने की बात की गई है, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है। then there should be equal opportunity under article 16A and B। so इस तरह से प्रियम्बल, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी मतलब भ्रातृत्व, बंधुत्व, भाईचारा हो। देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन द पीपल लिविंग इन दिस कंट्री, एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड बी नो torture to the people. So there should be fraternity to respect the dignity of individual and to maintain integrity of the nation and unity of the nation। हमारे राष्ट्र की इंटीग्रिटी और यूनिटी को बरकरार रखने के लिए हमारे पास होती है भ्रातृत्व। बट हम देखते हैं अक्सर दैट देयर आर कम्युनल क्लैशेस, कास्ट बेस्ड क्लैशेस, सो इट शुड बी ब्लॉक्ड, एंड उसके लिए CRPC 144 भारत का संविधान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगाता है। तो ये ज़रूरी है दोस्तों। ओके, इसके बाद so therefore it was enacted on 26th November 1949, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। बट आप कहेंगे कि अरे सर ये तो 1950 में इनेक्ट हुआ, 26 जनवरी 1950 में। यस फ्रेंड्स, देयर इज़ ऑल्सो स्टोरी एसोसिएटेड विद दैट कि क्यों हमने 26 जनवरी 1950 लिया। Because on 26 January it was overtaken by Jawaharlal Nehru near the bank of river Ravi कि हम जब भी संविधान लागू करेंगे 26 जनवरी को ही लागू करेंगे, और उस दिन हमने पूर्ण स्वराज मनाया था। पूर्ण स्वराज हमने मना लिया था 1930 में ही, 1929 में ही।
ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी 1950 विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो इंडिया ने बना लिया 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान। और अब हम पढ़ते हैं बहुत सारे फिलॉसफीज जो ये लोग कह रहे थे संविधान बनने के पहले। गांधी जी इन हिज यंग इंडिया मैगजीन 1931 क्या कह रहे हैं? आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is the country in whose making they have an effective voice. जो सबसे गरीब व्यक्ति हो, सबसे निम्न कोटि का व्यक्ति हो, उसे भी लगना चाहिए कि उसकी आवाज़ है इस देश को बनाने में। And an India in which there shall be no high class, no low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. सभी संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग सहिष्णु स्वभाव से मिलजुल के रहें। There can be no room in such an India for the curse of untouchability. छुआछूत के लिए कोई भी जगह नहीं हो, कोई भी इनइक्वलिटी ना हो। और the curse of intoxicating drinks and drugs, कोई भी गलत मादक पदार्थ न ले, जो कि आजकल हम देखते हैं लीकर बैन के बावजूद भी कैसे लोग शराब की दुकानों के पीछे लाइन लगाए रहते हैं, ड्रग्स की कार्टेलिंग होती है और बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। देन वुमेन विल इंजॉय सेम राइट्स एज मेन, महिलाओं को उतना ही अधिकार मिले जितना कि पुरुषों को मिल रहा हो। आई शैल बी सेटिस्फाइड विथ नथिंग एल्स, इससे कम में मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। देन बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं? ऑन द 26 जनवरी 1950 we are going to enter a life of contradictions. In politics we will have equality and in social economic life we will have inequality. हमें राजनीतिक तौर पे तो समानता मिल जाएगी, बट सामाजिक तौर पे दोस्तों हमारे साथ इनइक्वालिटी और भेदभाव होगा। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की ये चिंताएं हैं कि हमने तो लीगल तरीके से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करके लोगों को अधिकार दे दिए, बट क्या हम सामाजिक तौर पे ये चीज़ें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये इनकी चिंता है। इन पॉलिटिक्स विल बी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव इन दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस? कब तक हम ये कॉन्ट्राडिक्शंस वाली ज़िंदगी जिएंगे, कब हमें आज़ादी मिलेगी? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. अगर हम इसे डिनाई करते हैं तो हमने जो इतने संघर्ष काल के बाद लोकतंत्र की स्थापना की है उसे हम खतरे में डाल देंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर की चिंता है। देन देयर कम जवाहरलाल नेहरू, वो क्या कहते हैं? जब हमारे देश को आज़ादी हो रही है तब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स वी शैल redeem our place, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed find utterance. ऐसे देश की आत्मा जागेगी मध्य रात्रि में जिसे कई वर्षों तक दबाया कुचला गया और शोषित किया गया है। It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedicated to the service of India and her people and to the still large cause of humanity. मानवता के एक बड़े काज के लिए हम इस गणराज्य की स्थापना करेंगे। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज़ादी और शक्ति जिम्मेदारी का एहसास कराती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, जो संविधान सभा है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया, बट बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी शैल हैव इंडोर ऑल द पॉइंट्स ऑफ लेबर, all the pains of labor
and our hearts are heavy with the memory of the sorrow. हमारा हृदय दुख के यादों से भरा हुआ है. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. Past खत्म हो चुका है और भविष्य की यात्रा अब शुरू हो चुकी है. The future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the pledge we have so often taken, and the one we shall take today. The service of India means service of millions who suffer. It means the ending of poverty, ignorance, disease, inequality of opportunity. Generations has been to wipe every tear from every eye. सभी की आंखों से आंसू निकालने की ज़रूरत है. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. तो यहाँ पे NCERT कह रही है, कैन यू आइडेंटिफाई वन आइडिया दैट इज़ कॉमन टू दीज थ्री. इन तीनों में कोई एक कॉमन आइडिया पता लगाइए. सो दोस्तों आप देखिए, सोचिए. नाउ कम्स आवर preamble. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and politic, and liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. And in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves the Constitution. फिर इन्होंने थोड़ा समझाया है कि सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. दैन द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हाउ इलेक्शंस टेक्स प्लेस. देन NCERT और कुछ कह रही है, कंपेयर द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, मेक द आइडियाज कॉमन टू दिस थ्री, नोट डाउन एट इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस अमॉन्ग दिस. कोई एक मेजर डिफरेंस हो तीनों संविधान में तो उसको निकालिए. विच ऑफ दीज डज नॉट इवोक गॉड, किसमें भगवान की चर्चा नहीं है उसको ध्यान दीजिए. मेक द रेफरेंस ऑफ द पास्ट, भूतकाल के अनुभव से इनमें क्या चीज़ें लाई गई हैं. नाउ इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, दैट इज़ ऑल्सो सेड इन NCERT, इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी. There are various institutions of democracy that are under legislative, executive और judiciary. ऐसे इंस्टीट्यूशंस रहेंगे डेमोक्रेसी के. तो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि लेजिस्लेचर बनाने का काम करती है, जहाँ पे आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं. एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने ग्रांट की है. देन एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ आर ऑल इंडिया सर्विसेज, वेरियस मिनिस्ट्रीज़. प्रेसिडेंट भी आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं. विच कैरीज द फंक्शंस ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड. देन देयर कम्स द जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, district judges. Then also there is Panchayati Raj, जुडिशल सिस्टम. इस तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं. उसके अलावा होते हैं ट्राइब्यूनल्स, जो कि जस्टिस को मेंटेन करते हैं. देन देयर आर वेरियस प्रेशर ग्रुप्स, देन देयर आर वेरियस NGOs. इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू एंड गुड नाइट.